हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई रुपेश कुमार सिंह। और अपने आज के वीडियो लेसन में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स बाय आर.एस. अग्रवाल के पहले चैप्टर नंबर सिस्टम का पहला एक्सरसाइज 1A। इससे पहले अपने पिछले वीडियो लेसन में हम लोग इस चैप्टर से जुड़े हुए बेसिक टर्म्स को काफ़ी डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। आपने रियल नंबर्स, अनरियल नंबर्स के बारे में जाना है। रियल नंबर्स का जो सेट है वो नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स से मिलकर बना हुआ है। इन सारे नंबर्स की डिफिनीशन हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में जानी है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को जाना है। कि इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए जो भी बेसिक नॉलेज की आपको ज़रूरत है वो मैं आपको काफ़ी डिटेल में पिछले वीडियो लेसन में दे चुका हूँ। वहाँ मैंने इस एक्सरसाइज से जुड़े हुए बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी आप लोगों के लिए सॉल्व किए हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो या आपने पिछले वीडियो लेसन को नहीं देखा है तो मेरी सलाह आपसे है कि आप ज़रूर पिछले वीडियो लेसन को ध्यान से देखें, समझें और वहाँ जो भी बेसिक नॉलेज मैंने आपको दिया है उसको अच्छे से ग्रास्प करें, क्योंकि बगैर उसको जाने हुए, बगैर उसको सीखे हुए आपको एक्सरसाइज को सॉल्व करने में दिक्कत होगी। वहाँ जो आपको एग्जाम्पल्स बताए गए हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि किसी भी एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले जो भी एग्जाम्पल्स बुक में दिए गए हैं उनको ज़रूर सॉल्व कीजिए, है ना। बुक्स जो है वो आपकी पहली टीचर है और ये आपको हमेशा एक्सरसाइज को सॉल्व करने में हेल्प करती है। तो किसी भी एक्सरसाइज पे जाने से पहले उस एक्सरसाइज से जो रिलेटेड बेसिक्स हैं उनको ज़रूर स्टडी कीजिए, ओके। और कहीं भी अगर आपको इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के दौरान या जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ उसमें किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न अगर आपको होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और मैं अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप किसी भी समय इस व्हाट्सएप नंबर पे भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा, ओके। तो चलिए चलते हैं आज के वीडियो लेसन पे और सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1A। इस एक्सरसाइज में जो पहला प्रॉब्लम है बच्चों वो है, इज 0 अ रेशनल नंबर, जस्टिफाई। क्या 0 एक रेशनल नंबर है? और अगर नहीं है या है तो हमें उस रीजन को जस्टिफाई करना है ना। उस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है, इसका रीजन देना है कि 0 अगर रेशनल नंबर है तो क्यों है। तो आपको इसमें रिकलेक्ट करना चाहिए रेशनल नंबर की जो डिफिनीशन हम लोग पिछले वीडियो लेसन में पढ़े हैं। वहाँ आपको बताया गया है कि रेशनल नंबर जो है वो एक ऐसा नंबर है जो कि p/q के फॉर्म का होता है और p और q जो हैं वो इंटीजर्स होते हैं और q का जो वैल्यू है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है सिवाय 0 के, है ना। q का वैल्यू मतलब p/q का जो डिनोमिनेटर है नीचे, है ना, डिनोमिनेटर में कभी भी 0 जो है वो नहीं आना चाहिए। इसको छोड़कर बाकी p और q जो है कोई भी इंटीग्रल वैल्यू जो है वो ले सकते हैं, है ना। p के साथ ये बॉन्डेज नहीं है, p के साथ ये लिमिट नहीं है। p आपका 0 भी हो सकता है और 0 के अलावा कोई भी इंटीजर हो सकता है। दैट मीन्स कि कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हो सकता है या निगेटिव वैल्यू हो सकता है। तो चूंकि हम लोग 0 को 0/1 लिख सकते हैं, कोई भी नंबर अगर 5 है तो इसका मतलब है कि ये 5/1 है ना। तो 0 को चूंकि हम लोग 0/1 लिख सकते हैं और 1 जो है वो 0 तो है नहीं, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है q इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। यहाँ 3 बातें हैं बच्चों रेशनल नंबर होने के लिए। नंबर को p/q के फॉर्म का होना चाहिए, p और q इंटीजर्स होने चाहिए और तीसरी बात कि q को 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 को हम सबसे पहला कंडीशन p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं 0/1। उसके बाद हम देख रहे हैं कि 0 और 1 दोनों ही इंटीजर्स हैं तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। और 1 जो है वो 0 नहीं है तो यहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0 भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग कहेंगे कि 0 जो है एक रेशनल नंबर है
और हम लोग रीजन क्या देंगे, बिकॉज 0 कैन बी रिटन एज 0/1 विच इज ऑफ द फॉर्म p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कुछ रेशनल नंबर्स दिए गए हैं और उन्हें जो है हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के विषय में भी हम लोग काफी डिटेल में स्टडी कर चुके हैं और मैं समझता हूं कि आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और हम लोग सॉल्व तो कर ही रहे हैं हर प्रॉब्लम को। चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहला जो रेशनल नंबर है वो है 5/7। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन XY ड्रॉ करेंगे। यहां पर हम लोग एक फिक्स्ड लेंथ को यूनिट लेंथ के रूप में चुनेंगे। अब ये फिक्स्ड लेंथ क्या होगा, ये आप पर डिपेंड करता है, आपके पेपर साइज पे डिपेंड करता है ना। जो स्पेस है आपके पास पेपर पर, वहां कितना छोटा या कितना बड़ा लेंथ को आप यूनिट लेंथ मानोगे, ये जो है होली आप पे डिपेंड करता है। आपको इन फैक्टर्स को देखते हुए डिसाइड करना होगा कि हम कौन सा लेंथ जो है वो यूनिट लेंथ के लिए चुने। अब सपोज दैट कि अगर आप 5 सेंटीमीटर का जो लेंथ है उसको एक यूनिट लेंथ के रूप में लेते हो, तो फिर अगर आपको 3 और 4 यूनिट्स जो है वो दिखाने हैं पेपर पर, तो 5 सेंटीमीटर 1 यूनिट लेंथ है और अगर 4 यूनिट लेंथ आपको रिप्रेजेंट करना है तो 5 4 जा 20, दैट मीन्स कि 20 सेंटीमीटर का स्पेस जो है वो आपके पेपर पर होना चाहिए। तो यहां पर ये काफी बड़ा यूनिट हो जाएगा, ये पेपर से बाहर आ जाएगा आपका। तो आपको एक ऐसा कन्वीनियंट यूनिट जो है, लेंथ जो है वो आपको सिलेक्ट करना है ताकि आप आराम से रिप्रेजेंट कर सको, है ना। तो यहाँ पे हमें रिप्रेजेंट करना है 5/7। इसका मतलब है कि हमें 7 इक्वल पार्ट्स जो हैं वो चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे OA इस तरह से लिया है कि हम इसमें 7 इक्वल पार्ट्स जो है वो इसको हम लोग 7 इक्वल पार्ट्स में बांट सकें। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोग नंबर लाइन पे हम लोग जानते हैं कि राइट साइड में हम लोग पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं और लेफ्ट साइड में नेगेटिव वैल्यू रखते हैं। तो ऑन द राइट ऑफ O टेक OA इज इक्वल टू 1 यूनिट और इसको डिवाइड OA इंटू 7 इक्वल पार्ट्स। OA को हम लोगों ने 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। OP जो है, अब यहां पर 5/7 चाहिए था, 5 अमॉन्ग 7, है ना, 5 आउट ऑफ 7। तो यहाँ पे 7 इक्वल पार्ट्स हम लोगों ने क्रिएट कर लिए। इसमें जो ओरिजिन से 0 से हम लोग चलेंगे राइट की ओर, तो 1 2 3 4 5, तो ये आपका जो पहला 5 पार्ट्स जो हैं आपके, यहाँ पे जो पॉइंट आपको मिलेगा वहाँ पे मार्क करेंगे P, और ये जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट करेगा 5/7 ऑफ अ यूनिट को, क्योंकि ये पूरा एक यूनिट था। एक यूनिट में 7 इक्वल पार्ट्स थे और उसमें से ये 5 पार्ट्स को डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि 5/7 ऑफ अ यूनिट को ये, और P रिप्रेजेंट्स 5/7। ओके, इसके बाद दूसरा प्रॉब्लम 8/3। यहाँ आपको दो तरह के रेशनल नंबर्स मिल सकते हैं, एक जो कि कंप्लीट फ्रैक्शन के रूप में हो, दूसरा मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में आपको मिलेगा। जैसे कि यहाँ है आपका 8/3। 8/3 आप लोग जानते हैं 2 होल 2/3 है और इसका मतलब 2 + 2/3 है। तो यहाँ पे आपको दो कंप्लीट यूनिट्स हैं, 2 कंप्लीट यूनिट्स हैं और इसके बाद 2/3 है ना। तो 2 यूनिट्स के बाद हमें 2/3 और चाहिए। इसका मतलब हमें 2 यूनिट के बाद एक तीसरा यूनिट भी लेना है, उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है और उसमें से पहला 2 पार्ट जो है वो 2/3 को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम लोग एक लाइन XY ले लेते हैं उसी तरह से, है ना। इस पे एक फिक्स्ड लेंथ जो है उसको यूनिट लेंथ के रूप में
लेते हैं और हम इस पर रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर्स को। तो यहाँ पे देखिए आप, मैं हर सवाल में कुछ पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वैल्यू ले रहा हूँ, लेकिन ये जरूरी नहीं है आपको पॉजिटिव वैल्यू लेना है तो आप 0 के बाद राइट साइड में सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू जो है वो नंबर लाइन पे शो कर सकते हो। निगेटिव नंबर्स को आप छोड़ भी सकते हो, लेकिन अगर स्पेस है तो मेरी सलाह है कि आप कुछ सेम यूनिट इस्तेमाल करते हुए कुछ निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स भी जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दीजिए। और अगर स्पेस नहीं है तो आप इन्हें छोड़ भी सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग ऑन द राइट ऑफ ओ के राइट में टेक ओ ए जो है वो 1 यूनिट ले रहे हैं, डिवाइड द थर्ड यूनिट बी सी। अब देखिए यहाँ ओ ए 1 यूनिट है, ए बी दूसरा यूनिट लेंथ है और बी सी तीसरा यूनिट लेंथ है ना। तो ओ ए और ए बी ये दोनों 1 यूनिट है, मतलब ये टोटल ओ बी जो डिस्टेंस है वो हमारा 2 यूनिट्स है। इसके बाद हमें 2/3 और चाहिए था, तो हम लोगों ने क्या किया, जो तीसरा यूनिट है बी सी उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो हम यहाँ पे यूनिट लेंथ जो ले रहे हैं वो ऐसा ले रहे हैं कि हम लोग उसे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकें, है ना। तो डिवाइड द थर्ड यूनिट बी सी इंटू 3 इक्वल पार्ट्स। बी सी को हम लोगों ने 3 इक्वल पार्ट्स में बांट लिया है। ओ बी रिप्रेजेंट करता है 2 यूनिट्स को, जैसा मैंने आपको बताया। इसके बाद ये 2 आउट ऑफ 3, दैट मीन्स कि ये 2 बाय ये जो डिस्टेंस है 1 और 2, तो ये पी जो पॉइंट है आपका, ये हम लोगों ने यहाँ पे मार्क किया है, 2 पार्ट्स पे मार्क किया है। तो ये टोटल 3 पार्ट्स में से 2 पार्ट पे हम लोगों ने दूसरे पार्ट पे पी को मार्क किया है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा 2/3 ऑफ अ यूनिट को, है ना। 3 इक्वल पार्ट्स में से 2 इक्वल पार्ट्स, तो बीपी रिप्रेजेंट कर रहा है 2/3 ऑफ अ यूनिट को। इसलिए यहाँ पे ओबी प्लस बीपी, ओबी प्लस बीपी दैट मीन्स की ओपी, ये रिप्रेजेंट करेगा 2 होल 2/3 को। देयरफॉर पी रिप्रेजेंट्स 2 होल 2/3 दैट मीन्स 8/3, है ना। यहाँ आपको 2 होल 2/3 लिखने के बाद दैट इज आप 8/3 लिख सकते हो। देयरफॉर पी रिप्रेजेंट्स 2 होल 2/3 दैट इज 8/3। ओके, कुछ नेगेटिव नंबर्स भी हैं जो हम लोग देख लें। जैसे ये एक नेगेटिव रेशनल नंबर है -23/6। तो -23/6 को हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में चेंज करते हैं, तो ये आपको मिलेगा -3 प्लस -5/6। तो -3 दैट मीन्स कि नेगेटिव साइड में लेफ्ट साइड में -3 यूनिट्स, और उसके बाद जो चौथा यूनिट है उसको हम लोग 6 इक्वल पार्ट्स में बांट लेंगे, और उसमें 5 आउट ऑफ 6 पार्ट्स जो है उसको जहाँ पे हमें मिलता है वहाँ उसको उस पॉइंट को पी हम लोग एज्यूम कर लेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। एक लाइन हम लोगों ने एक्स वाई फिर से ड्रॉ किया, यहाँ पे फिक्स्ड लेंथ मान लिया। फिक्स्ड लेंथ हम लोगों को इस तरह से लेना है कि हम उसे 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकें। ऑन द लेफ्ट ऑफ ओ टेक ओ इज इक्वल टू -1 यूनिट, है ना। ओ के लेफ्ट में हम लोग ओ ए को -1 यूनिट मानते हैं। इसी तरह से ए बी हमारा -2 यूनिट्स है, बी सी -3 यूनिट्स है, और सी डी -4 यूनिट्स है ना। ये प्रत्येक जो है ओ ए बी बी सी सी डी ये एक एक यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे ओ ए है तो -1 यूनिट है, ओ बी बोलेंगे तो -2 यूनिट्स होगा, यहाँ से ओ सी देखेंगे तो ये -3 यूनिट्स होगा, और ओ डी देखेंगे तो -4 यूनिट्स होगा। तो हमें -3 यूनिट के बाद चौथा यूनिट चाहिए, और उसमें से हम लोग 5 आउट ऑफ 6 जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे। तो OC रिप्रेजेंट कर रहा है -3 यूनिट्स को, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इसको 6 इक्वल पार्ट्स में बांटा, 1 2 3 4 5 6, और इसमें से पहला जो 5वां पॉइंट है उसको हम लोग P एज्यूम कर लेते हैं। तो ये 5 आउट ऑफ 6 को रिप्रेजेंट करेगा, एंड CP रिप्रेजेंट्स -6 ऑफ अ यूनिट। देयरफॉर OC प्लस CP, OC प्लस CP
जो है वो रिप्रेजेंट करेगा -23/6 को, देयरफॉर P रिप्रेजेंट्स -23/6। क्लियर? एक डेसिमल फॉर्म में है हम लोग देख लें, एक हम लोग डेसिमल फॉर्म का भी देख लें। 1.3, तो 1.3 डेसिमल फॉर्म में जैसे ही आपको नंबर मिले सबसे पहले उसे आप रेशनल नंबर के फॉर्म में लाओ, तो ये होगा 13/10। यहाँ से ये मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में आएगा 1 + 3/10। इसका मतलब हमें एक यूनिट चाहिए और उसके बाद दूसरे यूनिट को हम लोगों को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। तो एक्स वाई हम लोगों ने लाइन लिया, फिक्स्ड लेंथ को यूनिट लेंथ के रूप में चुना और ऐसा लेंथ चुना हम लोगों ने जिसे हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकें, है ना। तो ऑन द राइट साइड ऑफ ओ जो है क्या है मेरा 0 है, टेक ओ ए इज इक्वल टू 1 यूनिट, है ना। और ए बी जो कि दूसरा यूनिट है उसको हम लोगों ने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया और इसमें से जो पहला मतलब काउंटिंग के दौरान जो हम तीसरे पॉइंट पे पहुंचते हैं, तीसरे इक्वल पार्ट पे पहुंचते हैं, वहां पे हम लोग इसको पी मार्क करते हैं। तो ये एपी जो डिस्टेंस है एपी, ये ए बी का 3/10 होगा, है ना। तो इसलिए ये जो पॉइंट पी है ये 3/10 ऑफ अ यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ओ ए जो है वो 1 यूनिट है और ए पी जो है वो 3/10 है, इसलिए ओपी टोटल जो है वो 1 + 3/10 यानी 13/10 को रिप्रेजेंट कर रहा है। देयरफॉर ओपी रिप्रेजेंट्स 13/10 दैट इज 1.3। देयरफॉर पी रिप्रेजेंट्स 1.3। इसी तरह से नेगेटिव वैल्यू भी है, तो हमें उसी तरीके से इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में लाना है। मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में आने के बाद हमें ये पता चल जाता है कि कितने कंप्लीट यूनिट लेंथ है इसमें, और इसके बाद जो पार्ट बच जाता है फ्रैक्शन का तो उसे हम लोग एक और यूनिट लेंथ लेते हैं और उसको उस अनुसार जो है वो बांट लेते हैं। यहाँ -2/5 है, इसका मतलब हमें तीसरे यूनिट में, है ना, नेगेटिव साइड में लेफ्ट साइड में हमें तीसरा जो यूनिट लेंथ है उसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। यूनिट लेंथ हमें ऐसा लेना है जिसको हम 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकें। तो यहाँ पे ओ 0 है, इसके बाद हम लोगों ने ओ ए जो है वो -1 यूनिट लिया है। इसी तरह से ए बी -2 यूनिट्स हैं और मतलब ओ बी जो है वो -2 यूनिट्स है और ओ सी जो है वो -3 यूनिट्स है, मतलब ए -1 को डिनोट कर रहा है, बी -2 को डिनोट कर रहा है और सी -3 को डिनोट कर रहा है ना। तो डिवाइड द, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को ओ बी पता है ये -2 यूनिट्स है, इसके बाद -2/5 और चाहिए था। तो ये जो -1 यूनिट है बी सी, इसको हम लोग 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और यहाँ पे बी से चलते हुए 1 और 2 जो दूसरा मिलता है हमें इक्वल पार्ट, उस पर हम लोग पी मार्क करते हैं। तो ये जो बी पी है वो रिप्रेजेंट करेगा -2/5 को। देयरफॉर ओ बी रिप्रेजेंट्स -2 यूनिट्स एंड बी पी रिप्रेजेंट्स -2/5 ऑफ अ यूनिट। तो इस तरह से देयरफॉर ओ पी रिप्रेजेंट्स -2.4, देयरफॉर पी रिप्रेजेंट्स -2.4। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने इस नंबर में सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया। और यहाँ पे कहीं भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे व्हाट्सएप जरूर कीजिए या कमेंट सेक्शन में अपने सवाल जरूर पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन। हमें यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स दिए गए हैं और हमें क्या करना है, दो रेशनल नंबर के बीच एक रेशनल नंबर जो है वो फाइंड करना है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर दो रेशनल नंबर के बीच एक रेशनल नंबर हमें निकालना हो तो उसके लिए हमें सिंपली क्या करना है, दोनों नंबर्स को ऐड करके उसे 2 से डिवाइड कर देना है ना। हाफ इंटू होल ऑफ x प्लस वाई, जहाँ x और y क्या है हमारे गिवन रेशनल नंबर्स हैं। तो x, let x is equal to 3/8 and y is equal to 2/5. Therefore, required rational number lying between x and y will be what? Is equal to half into whole of x plus y. वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट करने के बाद हमें मिलता है 31/80। तो hence 31/80 is a rational number lying between 3/8 and 2/5.
हम लोग दोनों रेशनल नंबर्स को जोड़कर 2 से क्यों डिवाइड करते हैं? एक्चुअली ये दोनों का एवरेज होता है, जो कि हमेशा दोनों के बीच में होता है। ये मैंने पिछले वीडियो लेसन में भी आपको बताया है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपने पिछले वीडियो लेसन को नहीं देखा है तो ज़रूर जाइए पिछले वीडियो लेसन पे, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप पिछले वीडियो लेसन पे जा सकते हो, वहाँ आप उसे डिटेल में स्टडी करो, उसके बाद एक्सरसाइज पे आओ। तो जब दो रेशनल नंबर्स के बीच हमें एक रेशनल नंबर फाइंड करना होता है तो हम लोग यही प्रोसेस यूज करते हैं। इस तरह से बहुत इजीली आप इस नंबर में सारे प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व कर सकते हो, है ना। जैसे 1.3 एंड 1.4, तो हम लोग सिंपली सेम प्रोसेस जो है वो अपनाएंगे। यहाँ पे हाफ इंटू होल ऑफ 2.7 मिलेगा आपको। 2.7 को आप फिर इसे रेशनल नंबर के फॉर्म में लाइए और ये फिर फाइनली आपको 27/20 मिलता है। तो इस तरह से 27/20 is a rational number lying between 1.3 and 1.4 -1.5। ठीक उसी तरह से इसको सॉल्व करोगे आप, तो ये काफ़ी सिंपल है आप लोगों के लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जैसे दो क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका, वो है -3/4 एंड -2/5, तो दोनों ही जो है वो निगेटिव रेशनल नंबर्स हैं। तो हम इसको जब हाफ इंटू होल ऑफ x प्लस वाई करेंगे तो पहले एक कर्व ब्रैकेट लेंगे, क्योंकि प्लस के बाद हमें फिर माइनस वैल्यू को शो करना है, तो यहाँ भी स्मॉल ब्रैकेट तो आ जाएगा, इसलिए हमें पहले एक कर्व ब्रैकेट लेते हुए अंदर में दोनों नंबर्स को एडिशन के फॉर्म में शो करेंगे। इसको आप एक स्टेप और सॉल्व करोगे तो ये जो है प्लस साइन जो है यहाँ से हट जाएगा और इसके बाद यहाँ माइनस आ जाएगा। उसके बाद हम लोग इसका फ्रैक्शनल एडिशन करते हैं। 4 और 5 का एलसीएम जो है वो 20 है। इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। यहाँ आपको फाइनली जो है -23/40 जो है वो मिलता है। तो -23/40 जो है वो एक रेशनल नंबर है लाइंग बिटवीन -3/4 एंड -2/5। ठीक इसी तरह से 1/9 एंड 2/9 के बीच भी हम लोग बहुत इजीली वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं रेशनल नंबर का। ये मिलेगा आपको 1/6। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड 3 रेशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन 3/5 एंड 7/8। हाउ मेनी रेशनल नंबर्स कैन बी डिटरमाइंड बिटवीन दिस टू नंबर्स। तो मैंने आपको 3 मेथड्स जो हैं वो पिछले वीडियो लेसन में आपको एक्सप्लेन किया है। तीनों जो मेथड्स हैं वो अलग अलग सिचुएशन में हम लोग यूज करते हैं। हालांकि इसमें से किसी भी प्रोसेस को हम लोग किसी भी प्रॉब्लम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वहां से भी हमें जो है उसका आंसर मिलेगा। लेकिन एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए अगर हम जैसा मैंने बताया है कि एक खास प्रोसेस को यूज करते हैं तो वो इजी होता है हमारे लिए, है ना। तो जो मैं आपको बता रहा हूं उस अनुसार आप लोग प्रोसेस जो है मेथड जो है वो यूज कीजिए। यहाँ पे जो 2 रेशनल नंबर्स हैं आपके, ये ऐसे रेशनल नंबर्स हैं जिनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं। तो जब डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हो तो मैं जो अभी आपको बता रहा हूँ तरीका वो आपको यूज करना है ना। यहाँ पे हम लोग दोनों को x और y एज्यूम करेंगे। x उस नंबर को एज्यूम करेंगे जो स्मॉलर है और y उस नंबर को यूज करेंगे जो ग्रेटर है ना। अब कौन सा स्मॉलर और कौन सा ग्रेटर है, इसके लिए हम लोग मन में जो है 1 डेसिमल प्लेस या 2 डेसिमल प्लेस तक जो है इसका वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेंगे। जैसे 3/5 आप इजीली सोच सकते हो कि ये 5 6 30 मतलब 0.6 है, और 7/8 ये 70 दशमलव में डेसिमल में ये 70 आएगा। तो 8 से 70 में डिवाइड करोगे तो 8 8 जा 64। तो आगे कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, ये 0.6 था और ये 0.8 आ रहा है, तो 3/5 जो है वो ऑब्वियसली जो है वो लेस देन है। तो क्लियरली x इज लेस देन y, 3/5 इज लेस देन 7/8। और यहाँ पे n क्या है, n उन रेशनल नंबर्स की संख्या है जो हमें फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे 3 रेशनल नंबर्स हमें फाइंड करना है, तो n का वैल्यू जो है यहाँ पर 3 है ना। यहाँ एक टर्म है d। d क्या है बच्चों, दोनों गिवन रेशनल नंबर्स का डिफरेंस को हम लोग
n+1 से डिवाइड करते हैं, मतलब जितना रेशनल नंबर हमें फाइंड करना है उसमें एक जोड़कर हमें क्या करना है, दोनों रेशनल नंबर के डिफरेंस को डिवाइड करना है। तो d इज इक्वल टू y माइनस एक्स बाय n+1। यहाँ पे y और x का वैल्यू आप लोग पुट करो, सॉल्व करो, यहाँ आपको मिलेगा 11/160। तो d का वैल्यू हमें मिल गया। अब जो है हमारा काम बहुत आसान हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि n1, n2, n3 be 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 7/8। और इसके बाद जो पहला रेशनल नंबर होगा बच्चों, हमें अब कुछ नहीं करना, हमें सिंपली इस d के मल्टीपल को ऐड करते जाना है पहले नंबर के साथ, है ना, x के साथ, जो कि छोटा रेशनल नंबर था दोनों में। तो उसमें हम लोग पहले d का पहला मल्टीपल ऐड करते हैं, d को ऐड करते हैं, तो 3/5 प्लस 11/160, यहाँ से आपको मिलेगा 107/160। n2 जो होगा वो होगा x प्लस 2d, यहाँ आप सॉल्व करोगे तो यहाँ आपको मिलता है 118/160। इसी तरह से n3 का वैल्यू बच्चों x प्लस 3d होगा, दैट मीन्स x की जगह 3/5 प्लस 3 इंटू होल ऑफ 11/160, ये आपको मिलेगा 129/160। Hence 3 rational numbers between 3/5 and 7/8 are 107/160, 118/160 and 129/160। तो यहाँ अगर हम d का मल्टीपल को इंक्रीज करते चले जाएं तो हमें जितने चाहें उतने रेशनल नंबर जो है वो मिलते जाएंगे। तो चूंकि अब हम d के मल्टीपल्स की संख्या जो है बच्चों इनफाइनाइट है ना, आप चाहे कोई भी वैल्यू आप चुन सकते हो यहाँ पे 4d 5d। तो इस तरह से देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स, है ना। इस तरह से हम देखते हैं कि चूंकि d के मल्टीपल्स इनफाइनाइट होंगे, इसलिए ये जो रेशनल नंबर्स हैं दो नंबर्स के बीच में वो भी इनफाइनाइट होंगे। और हम कोई भी प्रोसेस चुने, है ना, रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए, एक्चुअली टू गिवन रेशनल नंबर्स के बीच में जो रेशनल नंबर्स की संख्या होती है वो इनफाइनाइट ही होती है ना। फाइंड 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/7 एंड 5/7, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ आप देख रहे हैं ये एक दूसरा स्पेसिफिक केस है जहाँ की डिनोमिनेटर जो है आपका वो सेम है। तो जब इस तरह की बात हो तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इन्हें इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स में चेंज करना चाहिए। आप लोग फ्रैक्शंस को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करना जानते हो। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं, अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें। तो इसी तरह से यहाँ पे हमें ये जो रेशनल नंबर्स हैं इन्हें इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स में चेंज करना है। और चेंज करने के लिए हम जिस नंबर को यूज करेंगे, है ना, वहाँ ये एक बात है कि हम कौन से नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करें। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए हमें 4 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। लेट n इज इक्वल टू 4, इसका मतलब हमें n+1 जो है लेना है, दैट मीन्स कि हमें 4+1 लेना है। पिछले प्रॉब्लम में भी हम लोग क्या कर रहे थे, n+1 से डिवाइड कर रहे थे, है ना। और यहाँ हमें n+1 से, दैट मीन्स कि जितने रेशनल नंबर्स हमें निकालने हैं उसमें हमें क्या करना है, n+1 से मल्टीप्लाई करना है दोनों ही जो गिवन रेशनल नंबर्स हैं उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, और इस तरह से दोनों को इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में बदलना है। तो यहाँ 3/7 जो है वो हो जाएगा 3.5 इंटू 7 इंटू 5, दैट मीन्स कि 15/35। और इसी तरह से 5/7 जो है वो 5 इंटू 5/7 इंटू 5, ये हो जाएगा आपका 25/35, है ना। तो क्लियरली वी हैव, अब यहाँ पे 15/35 के बाद अब 3/7 जो था बच्चों वो हो गया 15/35, और 5/7 जो था बच्चों वो हो गया 25/35। अब आप लोग इजीली इन दोनों नंबर्स के बीच जो है 4 रेशनल नंबर जो है वो फाइंड कर सकते हो। और यहाँ आप देखोगे कि आपको 4 ही वैल्यू
मिलेगा। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में 4 ही रेशनल नंबर्स हैं, ये एक्चुअली इनफाइनाइट है। लेकिन ये जो प्रोसेस हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ हमें आराम से 4 रेशनल नंबर जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको देखिएगा आप कि 15/35 जो है वो स्मॉलर देन लेस देन जो है वो 16/35 है। 16/35 is less than 17/35 and this is less than 18/35 and this is less than 19/35 and this is less than finally 20/35, that is 5/7। तो 16/35, 17/35, 18/35, 19/35 ये आप लोग इजीली इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में फाइंड कर लिया आप लोगों ने। इस तरह से hence 4 rational numbers between 3/7 and 5/7 are 16/35, 17/35, 18/35 and 19/35। ये हो गया आपका आंसर। जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो सेम प्रॉब्लम है बच्चों। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट लग सकता है लेकिन ये डिफरेंट है नहीं। यहाँ पे आपको जो रेशनल नंबर्स है वो 2 and 3 है। तो आपको पता है कि 2 और 3 भी रेशनल नंबर्स है, इसे हम लोग 2/1 और 3/1 तो लिख ही सकते हैं। यहाँ पे 6 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं तो हमें n का वैल्यू जो है वो 6 दिया हुआ है। वी कन्वर्ट 2 and 3 into equivalent rational numbers by multiplying the numerator and denominator by n+1, that is 7। तो यहाँ पे n+1 का वैल्यू हो गया 6। इससे हमें दोनों ही रेशनल नंबर्स के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। न्यूमरेटर जो है वो 2 और 1 है और 3 और न्यूमरेटर यहाँ पे 2 और डिनोमिनेटर 1 है। 3 के लिए न्यूमरेटर 3 है और डिनोमिनेटर 1 है। तो thus 2 is equal to 2 into 7 by 1 into 7 and that is 14/7 and 3 is equal to 3 into 7 by 1 into 7, that is 21/7। तो क्लियरली वी हैव 14/7। अब देखिए 2 जो है वो 14/7 हो गया और 3 जो है वो 21/7 हो गया। अब आपको यहाँ आराम से बीच में 6 रेशनल नंबर जो है वो मिल जाएंगे। और मैं फिर दोहराता हूँ कि ये 6 ही नहीं है, इनफाइनाइट है दोनों के बीच, लेकिन हमें 6 रेशनल नंबर चाहिए थे। उसके लिए हम लोगों ने इस प्रोसेस को, इस मेथड को यूज किया है। तो ये सिंपली बढ़ाते जाओ आप 15/7, 16/7, 17/7, 18/7, 19/7 एंड 20/7। ये जो 6 रेशनल नंबर्स हैं ये इन दोनों के बीच में है। हैंस 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3 आर 15/7, 16/7, 17/7, 18/7, 19/7 एंड 20/7। क्लियर? अब आपका फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 2/3। ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, जहां पर कि डिनोमिनेटर्स जो है वो डिफरेंट थे। क्वेश्चन नंबर 4 में भी डिनोमिनेटर्स डिफरेंट थे, आपने देखा था। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो सेम प्रॉब्लम है बच्चों, बस जो है रेशनल नंबर्स चेंज कर दिए गए हैं। तो यहाँ x का वैल्यू 3/5 और y का वैल्यू 2/3। 3/5 जो है वो लेस देन है 2/3 से, है ना, x इज लेस देन y। और n का वैल्यू जो है वो 5 है, क्योंकि हमें 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने थे। तो हमें n+1 से दोनों के डिफरेंस को डिवाइड करना है। आप जब ये काम करोगे तो आपको d का वैल्यू मिलेगा। d का वैल्यू यहाँ आपको मिलेगा 1/19, है ना। तो लेट n1, n2, n3, n4, n5 be 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 2/3। देन n1 क्या हो जाएगा, x प्लस d। 3/5 में आप लोग 1/90 को ऐड करो, ये होगा आपका 55/90। n2 दैट इज x प्लस 2d। तो यहाँ पे 1/90 का दूसरा मल्टीपल, है ना, ये मिलेगा आपको 56/90। इस तरह से आप सॉल्व करते जाओगे तो यहाँ आपको n3 का वैल्यू 57/90 मिलेगा, n4 का वैल्यू जो है वो 58/90 होगा, n5 का वैल्यू 59/90 होगा। Hence 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 2/3 are 55/90, 56/90, 57/90, 58/90 and 59/90। ओके,
जब डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हो तो हमें ये प्रोसेस अप्लाई करना है। जितने रेशनल नंबर्स हमें फाइंड करने हैं वो n है, n+1 से दोनों रेशनल नंबर के डिफरेंस को डिवाइड करना है और ये जो वैल्यू मिलेगा उसी के मल्टीपल को जो स्मॉलर रेशनल नंबर है दोनों के बीच उसमें ऐड करते चला जाना है ना। इस तरह से आपको दोनों के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स मिलते हैं। तो आपको जितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं उतना वैल्यू आप इजीली यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। जो भी मेथड हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं वो उस मेथड को चुन रहे हैं कि हम एक बार अगर एक वैल्यू फाइंड कर लें तो दूसरा वैल्यू जो है वो हम आसानी से उसको फाइंड कर सकें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, इंसर्ट 16 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2.1 एंड 2.2। तो यहाँ पे n का वैल्यू जो है वो 16 है बच्चों और 2.1 का मतलब 21/10 है और 2.2 का मतलब 22/10 है। आप लोग इसे 22/10 को अगर आप लोग सिंप्लीफाई करोगे तो 11/5 आपको मिलेगा और तब जो है ये क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट डिनोमिनेटर्स वाले रेशनल नंबर्स हो जाएंगे। लेकिन जब हमें पता है कि ये लाइक रेशनल नंबर्स में अभी हैं, है ना, डिनोमिनेटर्स आपके जो हैं वो दोनों के सेम हैं, तो सेम डिनोमिनेटर वाले फॉर्म में अभी ये हैं, तो हम इन्हें इसी फॉर्म में रहने देंगे और वो प्रोसेस अप्लाई करेंगे। हालांकि अगर आप लोग इसे 11/5 के रूप में चेंज कर लेते हो तो आप लोग जो है वो दूसरा प्रोसेस जो है वो भी यूज कर सकते हो, लेकिन दूसरा प्रोसेस जो यूज करना है वो थोड़ा सा लेंदी होगा, है ना। हमें d का वैल्यू निकालना होगा, दोनों का डिफरेंस करना होगा, उसे n+1 से डिवाइड करना होगा, तो उतना करने की जरूरत हमें है नहीं। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, n+1 दैट इज 16+1 मतलब 17 से इन दोनों रेशनल नंबर्स के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना, और इन्हें इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में चेंज कर लेते हैं। तो 21/10 जो है वो आपका हो गया 357/170 और 22/10 जो है ये आपका 374/170 है ना, 374/170। तो अब यहाँ इजीली आपको 16 रेशनल नंबर्स मिल जाएंगे, बस हमें आगे बढ़ते चले जाना है। न्यूमरेटर्स 358, 359, 360, 361, 362, 363 इस तरह से होंगे और डिनोमिनेटर्स सारे के सारे जो होंगे वो 170 होंगे। तो ये जो आपको यहाँ रेशनल नंबर्स मिल रहे हैं 16 रेशनल नंबर्स मिल रहे हैं, आपको एग्जैक्टली 16 रेशनल नंबर्स मिलते हैं यहाँ पे, है ना। फिर मैं दोहराता हूँ कि दोनों के बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स हैं। आपको जितने रेशनल नंबर्स चाहिए ये प्रोसेस उतने ही रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए है। यहाँ आपको इजीली उतने रेशनल नंबर्स मिल जाते हैं जितने आपको फाइंड करने हैं और यहाँ पे एग्जैक्टली उतना ही मिलता है। और जब डिनोमिनेटर्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, जब डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं तो यहाँ जो हम लोग प्रोसेस कैरी करते हैं यहाँ हम उतना ही वैल्यू निकालते हैं जो हमको जरूरत होती है, लेकिन यहाँ हम इनसे बहुत ज़्यादा मतलब इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं सेम प्रोसेस को यूज करते हुए, है ना, अगर डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हो रहे थे तो। लेकिन जब डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं तो हमें एग्जैक्टली उतने ही रेशनल नंबर्स मिलते हैं जितने हमको चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है। आप लोग इन सारे टर्म्स को अपने प्रीवियस क्लास में भी काफ़ी पढ़े हैं, है ना, आपको इसकी डिफिनेशन अच्छे से पता है, आप इसे बहुत अच्छे से समझ रहे हो, तो आपको इन क्वेश्चंस का जवाब देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आपको ट्रू और फॉल्स चुनना है और रीजंस बताने हैं अपने आंसर के लिए। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो इसका सिंपली मीनिंग ये है कि क्या प्रत्येक नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर की फैमिली में आता है? ऑब्वियसली आता है। आपको पता है कि होल नंबर्स की फैमिली जो है वो 0 से शुरू होती है और इसके बाद जो रेस्ट मेंबर्स हैं इसकी फैमिली में, इसके सेट में, वो कौन है? वो नेचुरल नंबर्स ही हैं। जब हम नेचुरल नंबर्स की फैमिली में 0 को ऐड कर देते हैं
तो रिजल्टिंग फैमिली जो हमें मिलती है ये होल नंबर्स की फैमिली मिलती है। ठीक है, तो इस तरह से प्रत्येक नेचुरल नंबर जो है वो एक होल नंबर है, क्योंकि बिकॉज होल नंबर्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग 0 टू नेचुरल नंबर्स, है ना। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? नहीं, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि होल नंबर्स की फैमिली में 0 एक ऐसा मेंबर है जो कि नेचुरल नंबर नहीं है, वो काउंटिंग में शामिल नहीं है। 0 इज नॉट अ काउंटिंग नंबर, देयरफॉर 0 is a whole number, but this is not a natural number. Therefore, we can't say that every whole number is a natural number. So, this statement is totally wrong. Next, every integer is a whole number. तो इंटीजर्स की फैमिली में कौन कौन है बच्चों? नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स भी हैं। और होल नंबर्स की फैमिली में सिर्फ 0 है और नेचुरल नंबर्स है। तो इंटीजर्स की फैमिली में 0 तो है ही, नेचुरल नंबर्स भी हैं, लेकिन इसके अलावा नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स भी हैं। चूंकि नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स जो हैं वो होल नंबर्स की फैमिली में नहीं है शामिल, इसलिए एवरी इंटीजर जो है, प्रत्येक इंटीजर एक होल नंबर नहीं हो सकता है, बिकॉज नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स बट दोज आर नॉट होल नंबर्स। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इसके बाद एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, प्रत्येक इंटीजर जो है वो एक रेशनल नंबर है। जरूर है, क्योंकि रेशनल नंबर्स की फैमिली में नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स ये तीनों ही शामिल हैं। तो प्रत्येक इंटीजर जो है वो एक रेशनल नंबर है और एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, क्योंकि इंटीजर्स की फैमिली में फ्रैक्शंस नहीं है बच्चों, है ना। इंटीजर्स की फैमिली में हमें क्या क्या मिलता है? नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं, यहाँ फ्रैक्शंस नहीं है, है ना। तो चूंकि रेशनल नंबर के फैमिली में हमें 1/3, 2/3, -5/4 इस तरह के भी नंबर्स मिलते हैं, और ये सभी नंबर्स जो है वो इंटीजर नहीं कहे जा सकते हैं, इसलिए प्रत्येक रेशनल नंबर जो है वो एक इंटीजर नहीं है। इसलिए ये जो स्टेटमेंट है बच्चों ये रॉन्ग है, फॉल्स है। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, क्वेश्चन नंबर 6, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। ये भी जो स्टेटमेंट है बच्चों वो रॉन्ग होगा, क्योंकि जो भी रेशनल नंबर्स p/q के फॉर्म के होंगे, जहाँ पर q का वैल्यू 1 नहीं होगा बल्कि अदर देन 1 होगा, है ना, मतलब फ्रैक्शंस हो जाएगा। जैसे अगर q का वैल्यू 1 होता है तो वो होल नंबर्स हो सकता है, लेकिन q का वैल्यू जो है जैसे ही डिनोमिनेटर्स में अदर देन 1 कोई दूसरा वैल्यू आता है, जैसे 1/2, 3/4, है ना, 5/2, तो ये जो भी नंबर्स हमें मिल रहे हैं फ्रैक्शंस के फॉर्म में वो होल नंबर्स नहीं हो सकते हैं, क्योंकि होल नंबर्स जो है वो या तो 0 है या काउंटिंग नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, और फ्रैक्शंस जो है वो काउंटिंग नंबर्स है नहीं, इसलिए प्रत्येक रेशनल नंबर जो है वो होल नंबर नहीं हो सकता है। देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज टोटली रॉन्ग। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोगों ने आज एक्सरसाइज 1A कंप्लीट कर लिया। मैं समझता हूँ कि जो भी एक्सप्लेनेशन मैंने हर एक प्रॉब्लम के लिए आपको दिया है वहाँ फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कोई दिक्कत है तो आप लोग मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर कांटेक्ट करो। कमेंट सेक्शन में भी आप अपने सवाल पूछ सकते हो। और अगर आप इस वीडियो लेसन पे पहली बार आ रहे हो तो इसे अच्छे से समझने के लिए इसका प्रीवियस पार्ट जो है आप लोग जरूर देखिए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो लेसन हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। अपने अगले वीडियो लेसन में हम लोग इस चैप्टर के अगले एक्सरसाइज से जुड़े हुए बेसिक कॉन्सेप्ट्स और एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए आपके अपने चैनल के साथ, जिसका नाम है